हाई कोर्ट के 8 में से 3 जजेस रिकमेंड कर चुके हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को कि इस जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को फारिग करें, लेकिन आमिर फारूक साहब डटे हुए हैं कि नहीं, ये अबुल हसनात तो होगा, इसके बगैर अदलिया नहीं चल सकती। और अगर आमिर फारूक साहब ने वजारत कानून को लिख के भेजा हुआ है और वजारत कानून उनके वापस नहीं भेज रही, तो ये फिर एक अलग चैप्टर है, उस पर भी आमिर फारूक साहब खामोश हैं। तो इसका मतलब है कि मिल मिला के सारा काम हो रहा है। अब हुआ ये कि हेयरिंग थी आजम सवाती साहब के हवाले से। आजम सवाती साहब को अली हमजा जो रिपोर्टर हैं उन्होंने ये फैक्ट्स बताए। अली हमजा का अपना यूट्यूब चैनल भी है और बहुत से यूट्यूब चैनल पे पेयर भी होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में और एटीसी में अगर कोई एक रिपोर्टर मुस्तकिल मिजाजी के साथ मौजूद होता है तो वो अली हमजा है। उनके ट्विटर से आपको बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स मिलती हैं, उनके यूट्यूब से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अली हमजा जो हैं उन्होंने बताया है कि टोटल 12 केसेस में आजम सवाती साहब को नामजद किया गया 4 और 5 अक्टूबर को, जिनमें से 2 अटक के थे, 10 जो है वो यहाँ पे इस्लामाबाद में थे। होता यह है कि एक दिन उनको पेश किया जाता है, एक में रिमांड लिया जाता है, फिर अगले दिन दूसरे में रिमांड लिया जाता है। इस तरह से ये सारा कुछ हो रहा था अलग अलग। अब हुआ ये कि आई थिंक ये 5 तारीख थी जब आजम सवाती साहब के जो वकला हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। 6:30 बजे शाम को 6:30 बजे शाम को उनके रिमांड के लिए पुलिस आई और उन्होंने कहा सर वो ऑलरेडी पुलिस की कस्टडी में हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है। वो फैसला लिखा था बाबर सत्तार साहब ने। उस फैसले में बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि जब पुलिस एक बार किसी को गिरफ्तार करेगी तो जितने केसेस में वो नामजद है तमाम में उसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी। लेकिन यहां पे रोज उसका रिमांड लिया जा रहा था आजम सवाती का अलग अलग केसेस में। तो पहली बात तो यह है कि आजम सवाती साहब को पेश किए बगैर वो रिमांड ले रहे थे। दूसरी बात यह है कि 6:30 बजे पेश हुए या नहीं हुए ये भी जरा देखना पड़ेगा, मुझे कंफ्यूजन है। लेकिन असल बात यह है कि 6:30 बजे एक और केस में उनका रिमांड जो है फिजिकल रिमांड, उनका जिस्मानी रिमांड दे रहे थे अबुल हसनात साहब। और फिर जो साकिब बशीर साहब ने दुरुस्त निशानदेही की कि जितने भी रिमांड दे रहे हैं ये अबुल हसनात साहब, वो सिंपल ये लिखते हैं कि 30 दिन का रिमांड मांगा और 30 दिन का रिमांड बहुत ज्यादा है तो मैं सिर्फ 5 दिन का रिमांड दे रहा हूं, 8 दिन का रिमांड दे रहा हूं। और वजूहात नहीं लिखते कि मैं एक शख्स को पुलिस के हवाले कर रहा हूं 8 दिन के लिए। कहना आसान है, 8 दिन के लिए एक शख्स पुलिस की हिरासत में रहेगा, पुलिस उसको साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर सकती है, फिजिकल टॉर्चर कर सकती है, उसके ऊपर तशद्दुद कर सकती है, उसके साथ जुल्म कर सकती है, ज्यादती कर सकती है, जबर कर सकती है, यजीदियत, बर्बरियत और फस्तैयत कर सकती है। तो क्यों मैं इसको 8 दिन के लिए पुलिस के हवाले कर रहा हूं? ऐसी क्या चीज है? लेकिन वो 1 लाइन 2 लाइन लिख देते हैं और बात खत्म। और यही उन्होंने किया था पार्लियामेंटेरियंस के मामले में। यानी इतना बड़ा उन्होंने मिसकंडक्ट किया पार्लियामेंटेरियंस वाले मामले में, जिसको आमिर फारूक साहब ने कलअदम किया। इसके अलावा कई केसों में आमिर फारूक साहब ने उनके ऑर्डर्स को सस्पेंड किया या कलअदम किया, लेकिन आमिर फारूक साहब ने उनको चेंज नहीं किया। अब ये अदालत को जब बताया गया अली बुखारी साहब की जानिब से और सुहेल सवाती साहब की जानिब से कि उस दिन ये हुआ था कमरा अदालत में, तो अदालत ने उन्हें कहा कि जी आप बयान हल्फी दें। बयान हल्फी उन्होंने जमा करवाया है। अब मैं आपको कुछ रिमार्क्स आगे बताता हूं जो हमारे वहां पर रिपोर्टर दोस्तों उन्होंने बताया है। अब वजाहत तलब कर ली गई है अबुल हसनात से और साथ पूछा गया कि वहां सीसीटीवी कैमरे हैं या नहीं है। बताया गया कि अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। हालांकि मेरा यह ख्याल है कि अबुल हसनात के कमरे में मौजूद है सीसीटीवी कैमरे, और सीसीटीवी कैमरे अगर अबुल हसनात के कमरे में नहीं भी हैं तो वहां पे एटीसी कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। वहां की सीसीटीवी फुटेज निकालनी चाहिए कि कितने बजे कौन कौन वहां पे आया, कैसे आया। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर सीसीटीवी फुटेज आ गई सामने, आता अदालत की, अगर सीसीटीवी फुटेज आ गई तो ऐसे ऐसे चेहरे भी वहां पे आपको नजर आएंगे आते जाते, जिन चेहरों के बारे में सब हैरान होंगे कि ना ये पुलिस वाले हैं, ना ये वकील हैं, ना ये अदालती अमला है, लेकिन ये कौन लोग हैं, उन लोगों के चेहरे भी सामने आ जाएंगे। अब 2 चीजें हुई हैं, एक चीज और हुई है वो मैं आपको बताता हूं। शाम क्यानी साहब ने, हुसैन चौधरी साहब, इन लोगों ने जो ट्वीट्स किए हुए कि 2 चीजों पे वजाहत मांगी गई अदालत की जानिब से। एक अबुल हसनात से मांगी गई है कि जी आप बताएं, ये जो इन्होंने बयान हल्फी दी है कि आप जो है एक अलग अलग करके और आप उनके जिस्मानी रिमांड दे रहे थे, हालांकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, फैसला है, ऑर्डर नहीं फैसला है कि एक बार जो कोई गिरफ्तार होगा एक केस में, सब केसेस में गिरफ्तारी उसकी डाली जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने कहा कि मुझे नोटिस नहीं मिला, उनसे उस पर भी रजिस्ट्रार ऑफिस से जवाब जो है वो मांगा गया है। तो मैं कुछ रिमार्क्स पढ़ना चाहता हूं माजरत के साथ। हमारे दोस्त हैं डॉक्टर जाम इजाज साहब, मेरे क्लास फेलो भी हैं FSC के, उन्होंने मुझे कहा कि यार आप मोबाइल से ना पढ़ा करें, बड़ा ऑकवर्ड लगता है, आप प्रिंट निकाल लिया करें। तो वो अभी तो मैं इसका इंतजाम करता हूँ कि आइंदा मैं प्रिंट निकाल के उसे पढ़ा करूँ। तो खैर
ज़रा मैं आपको बताता हूं कि एहतशाम कियानी साहब ने और हमारे जो दोस्त वहां पे मौजूद थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया। एहतशाम कियानी साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की अदालती समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने नोटिस के बावजूद जो है वो उनमें से कोई भी, अदालत ने नोटिस भी किए हुए थे लेकिन दोनों में से कोई मौजूद नहीं था, तो अदालत ने इजहार बरहमी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि अगर वो नहीं आना चाहते तो ना आए, वहां बैठे रहें, हम ऑर्डर कर देते हैं। आपने इस अदालत को मजाक बना दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी का हौसला मिलता है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए। पहले एडवोकेट जनरल ऑफिस ने कहा जी हमारा तो मामला ही नहीं है, तो प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस का मामला है। जब वो प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद अदालत के सामने पेश हुए तो मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुखातिब करते हुए उनसे कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी तरफ आकर दरवाज़ा खटखटाकर आपको अदालत में लेकर आया करूं, यानी आप ये चाहते हैं कि मैं खुद आया करूं आपके दरवाजे पर, उसे नॉक करके और आपको साथ लाया करूं अदालत में। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने और फिर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि ये दानिस्ता तौर पर नहीं था, हमें नोटिस जो हैं वो नहीं मिले थे। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने रिमार्क्स दिया कि हमें तो ये आप जो कुछ कर रहे हैं दानिस्ता तौर पर लग रहा है, आपको किसने पेश होने से मना किया था? ये बहुत अहम केस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फिर जो है वो अबुल हसनात के बारे में गैर मामूली जो हैं वो रिमार्क्स दिए, इंतहाई गुस्सा किया। और हमारे दोस्त एहतशाम कियानी साहब कहते हैं, जो रेगुलर कोर्ट को कवर करते हैं और बहुत लाइक रिपोर्टर हैं, ट्विटर पर उनकी ज़बरदस्त अपडेट्स आ रही होती हैं। एहतशाम कियानी कहते हैं कि मैंने आज तक मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को इतने गुस्से में नहीं देखा जितना गुस्से में उनको मैंने आज देखा है। मियां गुल साहब ने कहा कि ये अबुल हसनात की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं, हमारे पास पहले भी केसेस आए हैं कि ये मिसकंडक्ट कर रहा है, हमने पहले भी लिखा था कि इसको वापस भेजा जाए। 2 जजेस ने MIT को लिखा कि इस जज यानी अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन को फौरी तौर पर वापस भेजा जाए, यानी लाहौर हाई कोर्ट के पास भेजा जाए, क्योंकि ये लाहौर से आया हुआ है, पंजाब से आया हुआ है। इसकी कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं साइफर के ट्रायल में। दुनिया में इस तरह कभी ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह से अबुल हसनात ने ट्रायल किया था। साइफर केस इमरान खान को बंद कमरों में रात की तारीकी में सजाएं देने के लिए काजी फायज ईसा के दौर में जो कुछ हुआ था, और ऊपर जिसने इसको देखना था मामलात को, वो आमिर फारूक साहब थे। आमिर फारूक साहब के ऊपर काजी फायज ईसा थे, और काजी फायज ईसा और आमिर फारूक साहब के नीचे इस्लामाबाद में अबुल हसनात लियाला जेल के अंदर जो ट्रायल कर रहा था इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसके ऊपर यह बात हो रही है कि वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कभी ट्रायल नहीं हुआ जैसा ट्रायल ये कर रहा था। उसके बाद मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल साहब से मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ, आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा जब तक ये आदमी यहाँ नहीं है? ये आदमी धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। हम इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, खुदा को जवाब देना है। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने जब बयान एल्फी का पूछा तो उनको बताया गया कि बयान एल्फी हम दे चुके हैं। तो हुसैन चौधरी साहब ARY के ये भी बड़े शानदार रिपोर्टर हैं। हुसैन चौधरी साहब कहते हैं कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के कंडक्ट के ऊपर 5वीं बार आज ऑब्जर्वेशंस दी हैं। साइफर केस, आमिर मुगल केस, MNAs, 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड केस, इमान मजारी केस के बाद आज आजम सवाती केस में ऑब्जर्वेशंस दी हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इसको फौरन वापस भेजा जाए, ये अभी तक यही है, फिर ऐसे काम कर रहा है और फिर ऐसे काम भी कर रहा है। इसको एक तो वापस नहीं भेजा गया, यही हम कह चुके हैं इसको वापस भेजा जाए, फिर ऐसे काम कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में जमानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहां रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने इनकी नाइंसाफी पे बात की और कहा कि ये शख्स क्या कर रहा है, और उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ये काम आपके बगैर नहीं होगा, यानी ये जो कुछ अबुल हसनात कर रहा है ये आप लोगों के बगैर नहीं हो सकता। मुनव्वर इकबाल दुगल साहब को कहा, और उन्होंने कहा कि वजारत कानून से बात करें, वजीर कानून से बात करें, आपकी वजारत इसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन हैं कि आजम जली तारड़ की मिनिस्ट्री अबुल हसनात को कह रही है कि तुम यही काम करो क्योंकि हमने तुम्हें इस काम के लिए बिठाया हुआ है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए एहतशाम कियानी साहब के मुताबिक कि वी आर नॉट द ब्लडी लैकीज, हम यहाँ इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, हम अल्लाह को हमने जवाब देना है। और जब इनके खिलाफ ये रिमार्क्स आ रहे थे उस वक्त वो धड़ल्ले से मजीद 2 रोज़ा उन्होंने जो मेंगल साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब, उनकी जमात के जो 2 लोग गिरफ्तार हैं उनका मजीद रिमांड दे दिया। उन्होंने कल ही मजीद उन्होंने उनका रिमांड दिया इमान मजारी का। कोई फ़र्क नहीं पड़ा अबुल हसनात साहब को, इस वक्त वो सबसे ताकतवर जज हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि काजी के कबीले के जज जो कुछ इस मुल्क के साथ कर रहे थे ये उस वक्त तक कर रहे थे जब आप देखेंगे कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनके आने के बाद आपको फ़र्क नज़र आएगा।
अब ये दो जज जो हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो इतने मजबूर हुए कि ओपन कोर्ट में उनको रिमार्क्स देने पड़े। वजह यह है कि जब आमिर फारूक साहब नहीं हटाएंगे इसको तो उन्होंने तो रिमार्क्स देने हैं। कुल हसनात की वजाहत इन दो जजेस के सामने रखी जाएगी और हो सकता है कि ये दो जज जुडिशियल ऑर्डर कर दें इस अबुल हसनात के खिलाफ और ये फारिग हो जाए। और अब मुझे लगता है कि इसको हटाना पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी वजह यह भी है कि 7 नवंबर को जो याहिया अफरीदी साहब हैं, 7 नवंबर को याहिया अफरीदी साहब ने जो एटीसी के जजेस, एडमिन जजेस को बुलाया हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें भी शायद उनके सामने पेश की जाएं कि कितने पॉलिटिकल केसेस आए हैं, कितने ऐसे केसेस आए जहां पे अट्रैक्ट ही नहीं होती थी 780A। और मैंने कल बड़ी तफसील से एक वीडियो की है शहर इक़्तिदार पे उनके साथ बैरिस्टर साद रसूल साहब के साथ, जिसमें मैंने बताया है, उन्होंने बताया, बल्कि हमने तो पूछा और जिस तरह से व्यूअर्स के सवाल होते हैं पूछा, उन्होंने बताया कि कितने दिनों में फैसले होने थे जो नहीं हुए और 7 नवंबर का इजलास क्यों इतना अहम है। तो ये कुछ चीज़ें मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। और जाते जाते ये बता दूं कि याहिया अफरीदी साहब के असरात नुमायाँ हो रहे हैं कि आमिर फारूक साहब को अबुल हसनात के ऑर्डर को सस्पेंड करते हुए हमने देखा और सुना, जो कि नाकाबिल यकीन है, नाकाबिल बयान है। तो इसका मतलब है कि तब्दीली आ नहीं रही, आना शुरू हो गई है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप अभी से बहुत होपफुल ना हो याहिया अफरीदी साहब के बारे में, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जहां पे कोई जज अच्छा काम कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें, जहां पे कोई चीज़ गलत होगी तो उस पर हम तनकीद भी करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। देखें, पहले तो ये कि इस मुल्क और कौम और रूल ऑफ लॉ के साथ और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिविक राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनके साथ जो गद्दारी करेगा, उस गद्दार का आपने एक नमूना देख लिया कि वो फिर बाकी ज़िंदगी गर्दन झुका के रुकू की हालत में गाड़ी के अंदर छुप के ही गुजार सकता है। और उस पर मैं हैरान हो गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कल ऐलान करके कि जो भागा हुआ काजी है उसके खिलाफ जो मुजाहरा करना है उसका पर्चा वो पाकिस्तान में दर्ज करेंगे। इससे ये साबित होता है कि लंदन प्लान था, इसीलिए शरीफ और काजी दोनों एक ही रात को मुल्क से भागे थे। वो वापस आए जाएं, वो छुप के रहेंगे। पाकिस्तान की पब्लिक जो है उनको कभी भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है दोनों को। उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो हारा हुआ लश्कर है उस लश्कर को इक़्तिदार दिया गया और कल उन्होंने जो लंदन प्लान है उसको साबित करने के लिए हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि काजी वाला जो वकूआ नहीं हुआ बल्कि एहतजाज हुआ है उसके ऊपर वो पाकिस्तान में पर्चा करना चाहते हैं। मैं उनको 4 पर्चे याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें कत्ल हुए हैं। पहला पर्चा जो उन्होंने करना है उसका फैसला और फटाफट उसका ट्रायल करना चाहिए और लोगों को इंसाफ मिले, जो वो मॉडल टाउन वाला पर्चा है उसका क्या बना। दूसरा जो मैं पूछना चाहता हूँ, इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में हमला हुआ था, एक हमारा वर्कर कत्ल हो गया, उस FIR का क्या बना, वो तो दर्ज करो। और तीसरा लियाकत अली खान वाली FIR दर्ज हुई, सिर्फ रपट रोजनामचा दर्ज हुई है, वो भी एक मुहर्रर की तरफ से, थाना कोतवाली सिटी रावलपिंडी में, उसका कुछ करो। और चौथा ये है कि अपने एक यार को जो इंडिया में है और इनका सरपरस्त है, और जब गंडापुर कहता है कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करना चाहिए तो वो सारे कहते हैं ओ हो गद्दारी हो गई। और उधर खातून कह रही हो हारी हुई जो अपनी सीट, वो कहती है कि इंडिया को मैं ख़त लिखूंगी, मेरे ताल्लुकात मैं बहाल करूंगी इंडिया के साथ। इस पर तो कोई नहीं बोले ये सारे, वो जो लश्कर था जो गंडापुर की तरफ दौड़ता था उस वक्त। और जो आखिरी पर्चा है वो ये है कि इंडिया के एक एयरबेस के ऊपर अटैक हुआ, इन्होंने इंडिया की खुशनुदी के लिए या अपने उस यार की खुशनुदी के लिए हाउस ऑफ शरीफ ने, आपको याद है, ATC गुजरांवाला में पर्चा किया था। इसलिए इन पर्चों से कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के मुस्तकबिल के बारे में कल जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जजमेंट दी है, मेरा ख्याल है कि उन्होंने मंजी ठोक दी है, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 8 है वो गारंटी करता है कि कोई भी इंसानी हक या बुनियादी हक या सिविल राइट जो शहरियों को दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में वापस नहीं लिया जा सकता। और उन्होंने कहा ये कैसा इंसाफ है, और मैं कहता हूँ ये कैसा मुनसिफ था जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सरेंडर कर दिया एग्जीक्यूटिव के नीचे। अब वो जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, यूं करके तकरीरें करने वाला है, वो अकड़ बकड़ करके चीफ जस्टिस चुनेगा, और उसके जो यहाँ तक डूबे हुए हैं सारे के सारे मुख्तलिफ मुकदमात में और इल्ज़ामात में, वो बैठ के हाई कोर्ट के जजेस को देखेंगे कि इन्होंने साल ठीक काम किया या नहीं किया।
तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पाकिस्तान को डबो दिया इन्होंने। आंखें बंद कर लेने से ना इंडिया वापस जाएगा, आंखें बंद कर लेने से ना मगरबी बॉर्डर पे अमन आएगा, आंखें बंद कर देने से ना बिजली सस्ती होगी, आंखें बंद कर देने से ना ही गैस का बिल लोग वो अदा करने के काबिल हैं। अभी कोई तकरीबन 250 अरब और अपने आईपीपीज को राजी करने के लिए ये पिछले 24 घंटे में प्लान बना है, उसका लोड और बोझ वो आप पे और मुझ पे डाला जा रहा है। आईपीपीज वो हैं जिनको खरबों ये दे चुके हैं, और आईपीपीज वो हैं जो इनके सबके अपने हैं, सिवाय कुछ के जो कुछ फौजी फर्टिलाइज़र गालिबन या किसी और कंपनी के हैं, मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन ग्रुप इस टाइप का है जो पाकिस्तान का अंदरूनी है, और बाकी सारे पाकिस्तान के अंदरूनी है, सिवाय कोई 3-4 कतर वगैरह के हैं और कोई 7-8 जो हैं वो चाइना के हैं। तो ये सारा का सारा बोझ पाकिस्तान के ऊपर ज़बरदस्ती लोगों की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। इसके खिलाफ और जो फौरी तौर पे इमरान खान की रिहाई है उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक हतमी कॉल जल्द देने लगी है। और उसके साथ ही मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जजेस को टास्क किया गया है, और एक जज को यहाँ एक्सपोज किया हाई कोर्ट ने भी, और उसी एटीसी की जुरिस्डिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि फौरी तौर पे कुछ मुकदमों में सजा दें और उनका ट्रायल करें और कोई परवाह ना करें कि आपने कानून का लिहाज करना है। ये हिदायत देने के बावजूद भी केसेस 2 सेंचुरियों के बजाय 100 सेंचुरियाँ भी बन जाएं, ये लोगों के जो हुकूक हैं उससे लोग पीछे नहीं हटेंगे, और इमरान खान 2 चीज़ों से पीछे कभी नहीं हटेगा। एक, हकीकी आज़ादी के सारे इदारे पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं, और दूसरा ये कि फौरी तौर पे इंतखाबात करवाने के अलावा कोई रास्ता पाकिस्तान को स्टेबिलिटी इस्तेकाम देने का नहीं है। और जिनका काम इस्तेकाम देना है वो जेलों में है, और जिनका काम लूट मार करना है वो इस्तेकाम देने के दावे कर रहे हैं। ये नहीं दे सकती जो अनइलेक्टेड असेंबली की अक्सरियत, यानी हारे हुए लोगों की अक्सरियत है, जिसको इक़्तिदार दिया गया है।